राम राम भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारे दिल्ली विजय सीरीज की आज क्लास नंबर होने वाली है 15। ठीक है, इसमें हम हर रोज मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। आ जाओ सारे, एक बार क्लास को सारे भाई लाइक कर दे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन। ए और बी बर्तन के विलयनों में अम्ल और जल का अनुपात क्रम से 4:5 और 5:1 है। ए और बी से क्रम से 5 लीटर और 4 लीटर विलयन मिश्रित कर एक नया विलयन बनाया जाता है। नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करें। देख लो सारे क्वेश्चन एक बार। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो ए और बी दो बर्तन है, कोई बर्तन मान लो आप ए। देखो, एक कोई बर्तन है ए और एक है बी। ठीक है, देखो इसमें कितना है रेशो? अमल और जल, अमल और जल इसमें है 4:5, इसमें है 5:1। देखो इसका कितना लेना है, इसका लेना है 5 लीटर और इसका लेना है 4 लीटर। तो देखो ये भी रेशो ही है, आप 4 लीटर 5 लीटर जितना भी लेना हो ये अनुपात ही है। इसका 5 निकाल लो तो इसका 4 निकालना है। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? देखो ये रेशो है, ये पहले इसे इन दोनों को इक्वल करना होगा, तभी तो इसका 5 लेंगे और इसका 4। पहले इन दोनों रेशो को इक्वल करना होगा। देखो इनका सम कितना है, 5 और 1 6। इनका इनको ऐड करके कितना हो रहा है, 6। इनको ऐड करके हो रहा है 9। पहले इन दोनों चीजों को इक्वल करेंगे हम। ठीक है, पहले दोनों बर्तनों की क्वांटिटी इक्वल करेंगे, उसके बाद अनुपात करेंगे ना, 5:4। तो देखो पहले इन्हें इक्वल करने के लिए देखो कितना बना लो, 36। इस यहाँ 6 से गुना कर लो और यहाँ 4 से गुना कर लो, तो देखो अनुपात कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 एकम 6। ठीक है, सॉरी, अरे अनुपात तो इसका एलसीएम ले लो ना आप, 36 की जगह 18 बना लो और इजी हो जाएगा। देखो भाई 18 बना लो, यहाँ थोड़ा सा देखो 6 है, इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 है, इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 18 हो गया। इधर 5 तिया 15 है, 3 एकम 3। दोनों की अब क्वांटिटी सेम हो गई, दोनों 18 18 यूनिट के हो गई। ठीक है, अब देखो इसका 5 गुना लेना है और इसका 4 गुना, तो देखो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी तो इक्वल है दोनों, अभी यहाँ तो इक्वल है, तो देखो इसका 5 गुना कर दो, कितना, 8 पंजे 40 और 10, सॉरी हाँ 8 पंजे 40 और 10 पंजे 50, ये हो जाएगा। और इस तरफ किससे गुणा करो, इधर भी 4 से, क्योंकि ये 4 यूनिट चाहिए और ये 5 यूनिट चाहिए था। ठीक है, 4 से करोगे कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 तिया 12। बस अब इन्हें मिक्स करना है, तो देखो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा रेशो, 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 50, 60 और 40 100। और इधर अनुपात इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 और 12 62। तो कितना आ जाएगा अनुपात, 50:31। 50:31 बी ऑप्शन। देखो पहले दोनों चीजों को आप इक्वल कर लो। ठीक है, देखो हमें चाहिए पहले बीकर से चाहिए एक एक से चाहिए 4 यूनिट और एक से चाहिए 5। पहले इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल कर लो, रेशियो इक्वल कर लो। ठीक है, यहाँ आ गई, हमने दोनों बना लिए, दोनों कितने 18, ये भी 18 हो गया। ठीक है, अब इसमें से 5 लीटर लेना है, इसमें से 4 लीटर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 की और इधर कर दो मल्टीप्लाई 4 की। ठीक है, इजी क्वेश्चन था रेशियो का। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है। ठीक है, और तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी तय करता है। नाव में शांत जल में नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी में उसे कुल कितना घंटे लगेंगे? देखो एक बार, अभी अभी रोज अप स्ट्रीम एंड डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर वो जाता है अप स्ट्रीम। ठीक है, पानी की विपरीत दिशा में, जिधर धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में, और देखो उसे कितना समय लगता है, 4 घंटे किलोमीटर। ठीक है, और एक बार वो डाउन स्ट्रीम जाता है धारा की दिशा में, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ, कितना डाउन स्ट्रीम जाता है वो, 50 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में। ठीक है, यही है भाई क्वेश्चन। ठीक है, टू रो a distance 444.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक
देखो ये क्वेश्चन है, जब पानी की विपरीत दिशा में जाता है तो उसे 28 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 4 घंटे में, ठीक है। और धारा की दिशा में जाता है कितना? 50 किलोमीटर केवल 2 घंटे में। तो देखो उसकी स्टिल वाटर में ठहरे हुए पानी में स्पीड क्या मान लेते हैं हम? एक्स। और बहते पानी की धारा की स्पीड क्या हो जाती है? वाई। ठीक है। तो देखो जब अप स्ट्रीम जब विपरीत दिशा में जाएगा, अप स्ट्रीम, तो देखो 28 किलोमीटर चल रहा है, 28 चल रहा है, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ उसकी? एक्स माइनस वाई। कितना है? 4 घंटे में। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, धारा की स्पीड घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 4 से कितने घट जाएगा? 4 से 7 बार। तो देखो एक्स माइनस वाई कितना आ गया? यहाँ से एक्स माइनस वाई आ गया हमारे पास 7, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन ऐसे ही, देखो 50 किलोमीटर जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी? स्पीड दोनों ऐड हो, सॉरी हाँ, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ कितना समय लग रहा है उसे? 2 घंटे, यही है। तो देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? देखो 2 से काट लो, कितना? 25 बार। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। हमारे पास अब दो चीज़ आ गई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें चलाना क्या है? देखो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ एक बार। देखो भाई ये दो इक्वेशन है, जैसे एक एक्स प्लस वाई है 7, और एक्स माइनस वाई है 7, एक्स प्लस वाई कितना है? 25, और एक्स माइनस वाई कितना है? 7, ठीक है। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठहरे हुए पानी में नाव की स्पीड, गति कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा हमारा यहाँ से 7 5 12 32 बटे 2 16। देखो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x कितना आ जाएगा? 32, x कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। हमें 16 की गति से क्या चलाना है? नाव नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने घंटे लगेंगे? तो निकाल लो बस घंटे। देखो कितने घंटे लगेंगे, देखो कितना चलना है, ये हटा देता हूँ मैं। कितना चलना है? देखो 44.8, इतने किलोमीटर चलना है, गति कितनी है? 16, ये हो जाएगा बस, ठीक है। क्लियर है? देखो कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 2.8 सॉरी 2.8 हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को? ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 5 के प्रथम 10 गुंजों का औसत ज्ञात करें, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। देख लो सारे क्वेश्चन, क्लियर है? देखो भाई 5 के 10 मल्टीपल क्या होंगे? देखो पहला 1 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे 10 तक 10 तक जाते जाते क्या आ जाएगा लास्ट में? 50। ये होंगे 5 के मल्टीपल, ठीक है। इनका औसत निकालना है। देखो औसत कितना होता है, सबको ऐड करो, फिर जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो। देखो ऐड करो, या तो आप AP लगा लो यहाँ, या ऐड करने के लिए आप इस तरह लिख सकते हो। देखो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह बचेगा कितना? 10 तक, अंदर यही बचेगा। अगर यहाँ से 5 कॉमन ले ले सब में से, तो ये बचेगा। इनका सम निकालना है, तो सम आपको ये नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत सम पता है आपको? ये फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बटे 2, ठीक है। यही हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कितना हो जाएगा? देखो 5 इंटू एन कितना है? 10, 10 इंटू 10+1 कितना हो जाएगा? 11/2, ये हो जाएगा इनका सम, ठीक है। सभी संख्याओं का सम आ गया, ठीक है। और इसके बाद आप अगर आपको औसत निकालना है, औसत के लिए क्या करते हैं? एवरेज निकालना है, तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, यही हो जाएगा औसत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो ये तो योग आ जाएगा कितना? 2 पंजे 10, कितना आ गया? 5 गुणा 5 गुणा 11, ये हो गया सम, ठीक है। और देखो औसत नंबर ऑफ संख्या कितनी थी? 10 बटे 10, ये आ जाएगा आपका आंसर एवरेज, ये हो जाएगा ना औसत। सबका योग, योग इतना आया हमारे पास सम, सम आया इतना। तो देखो एवरेज कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 25, 25 से कम 25, 25 कम 25 और 27, 27.5, पॉइंट हटा लो जीरो से नीचे से, तो 27.5, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर भाई सभी को? ठीक है।
देखो ऐसे छोटे छोटे कुछ सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़े से, बस किस तरह से आपको योग निकालना है ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 270 मीटर एक रेलगाड़ी 270 मीटर की एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर सकती है, पार करती है। ठीक है, इसे सम्मुख दिशा में 39.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही 330 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? देख लो सारे। देखो एक रेलगाड़ी है, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, 270 मीटर की, ठीक है, और एक रेलगाड़ी है ये इस तरफ से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, यही है। उसकी लेंथ कितनी है? 330। इसकी स्पीड कितनी है? 39.5। यही है। पूछा है ये दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगी, तो देखो दोनों अपनी अपनी दूरी क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो ये पार करेंगी कितनी हो जाएगी? दोनों की डिस्टेंस ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 330 और 270 कितना हो जाएगा? 600। 600 मीटर ये दोनों क्रॉस करेंगे, 600 मीटर आपस में। ठीक है भाई, ये बात क्लियर सभी को? तो 600 मीटर चलेंगे, और देखो चाल कितनी हो जाएगी? जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, जब विपरीत दिशा में है तो स्पीड जो है इन दोनों की चाल वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा? टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम, टाइम आएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, यही हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस कितनी है यहाँ? 600। डिस्टेंस कितनी है? 600। देखो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऐड होगी पहली वाली की और दूसरी वाली की। देखो पहली वाली की स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो 270 मीटर ये 24 सेकंड में पार कर रही है किसी इंसान को, तो देखो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 270 बटे 24। देखो कोई ट्रेन अगर किसी आदमी को यहाँ से ऐसे 24 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, यही है, तो देखो 24 सेकंड में वो कितनी दूरी चल रही है? 270, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 270 बटे 24। पहली वाली की स्पीड ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। देखो पहली वाली की स्पीड कितनी हो जाएगी? 270 बटे 24 प्लस दूसरी वाली की स्पीड कितनी है दी हुई है हमें? 39.5। ठीक है, पर देखो ये किलोमीटर पर आवर में है ना, बाकी सब मीटर पर सेकंड में, तो इसे भी किलोमीटर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5/18। 5/, ठीक है, बस ये सॉल्व करना है। अब देखो इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, देखो ऊपर नीचे इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 395 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 36 हो जाएगा, इधर 395 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, देखो ऐसे कर लो आप यहाँ से 600 अपॉन नीचे बनेगा 36, तो देखो इधर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कर लो डिवाइड, तो इधर कितना हो जाएगा? 3 से 90, और नीचे 3, सॉरी 1 मिनट, यहाँ आप कर लो। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए, तो चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए, देखो इधर कितना बनेगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो देखो ऊपर तो बन जाएगा इधर 395, नीचे बन जाएगा कितना? 36। ठीक है, अगर यहाँ हम 2 से डिवाइड कर लें इस पर, तो ऊपर कितना बनेगा? 135, और नीचे बनेगा, देखो अभी समझ आएगा मैंने क्यों किया, नीचे बनेगा 12 प्लस इधर कितना बनेगा? ऊपर देखो ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर ले, 2 से भी ऊपर भी और नीचे भी 2 से भी, तो कितना हो जाएगा? ये 10, 395, 395 बटे 36, ये आ जाएगा। देखो अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेना आपको आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। देखो आप ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप ये सब चीज़ें आपको खुद से भी आने लगेंगी। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 36, ये आएगा टाइम 600 बटे, देखो 36 एलसीएम आएगा इन सब का 36। ठीक है, 3 की इधर गुना होगी, कितना हो जाएगा ये? 135 दिया, 405, 405 प्लस 395, यही हो जाएगा। 36 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600 गुना 36 बटे 405 और 395, 800, ये आ जाएगा हमारा आंसर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, देखो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, और 2 से 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? 27, ये ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे इसमें लास्ट में, पर आपको इसको भी इजी बना सकते हो आप। देखो पॉइंट में इधर भी 10 बना लो, तो 395 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 36। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा?
27 आए 27। ठीक है भाई, 27 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की सब चीज़ें हमने मीटर पर सेकंड में किया है। अगला क्वेश्चन, एक फूलों के बगीचे में 3 प्रकार के फूल हैं के पौधे हैं, जैसे और जैसे कि 38 गुलदावरी और 114 चमेली और 76 सूरजमुखी। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक पंक्ति में एक प्रकार के कितने फूल के पौधे को संभावित संख्या होंगी। देखो हमारे पास तीन तीन तरह के फूल है, 3 तरह के फूल है। एक 38 है एक तरह के, और दूसरे तरह के 114 है, और तीसरे तरह के 76। ये 3 तरह के फूल हैं। देखो इनकी पंक्ति बनानी है हमें, एक पंक्ति में इतने फूल लगाने, एक पंक्ति में इतने फूल लगाने हैं, ऐसे इस तरह से करके पंक्ति में फूल लगाने हैं। ठीक है, तो देखो जब पंक्ति में हम फूल लगाएंगे तो पंक्ति में एक भी फूल बचना नहीं चाहिए, तो इनका क्या निकाल लेते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में से। इस तरह के क्वेश्चंस में HCF ही निकालते हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने फूल लगाएं एक पंक्ति में। ठीक है, तो देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट, जो सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, तो वही पंक्तियां निकालनी है हमें। तो पौधों की संभावित पंक्तियां होंगी, देखो कितनी पंक्तियां होंगी, देखो इनका HCF निकाल लो आप सभी का। HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 38 ले लो, या HCF इनका डिफरेंस या इनके डिफरेंस का मल्टीपल, वही होता है डिफरेंस के फैक्टर, सॉरी वही होता है HCF निकालने का सबसे आसान तरीका। देखो सबसे छोटी संख्या ले लो, कितना 38, देखो 38 से ये सारी डिविजिबल है, 38 से सब कट रही है, 38 दूनी 76, ठीक है। और 38 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 38 या 114, तो 38 आ जाएगा HCF 38 आ गया। ठीक है, बस इजी सा था बिल्कुल, 38 ही हो जाएगा इसका आंसर भी, 38 ही आ जाएगा ना HCF। हाँ ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 सेंटीमीटर लंबा केंचुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से किसी मार्ग पर रेंग रहा है। कोई कीट 6 सेकंड में केंचुए से आगे निकलता है। कीट कितनी तेजी चाल से चल रहा है, मान ले कि वे दोनों समांतर मार्ग पर चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो एक बार, केंचुआ कीट का। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। देखो एक केंचुआ है, एक केंचुआ है ऐसे, ठीक है, कितना लंबा है, 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, कोई कीट, ये कोई कीट है, कीट कोई छोटी सी होगी, ये इस तरफ चल रही है। ठीक है, देखो इसकी स्पीड जो है, कछुए की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कीट जो है इसे 6 सेकंड में पार कर ले रही है। देखो कीट किसे पार करेगी, इस पूरे 18 सेंटीमीटर को क्रॉस करेगी, जब तो इससे आगे निकलेगी। कीट इसके 18 सेंटीमीटर को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जो कीट को क्रॉस करनी है, दूरी कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड चाल कितनी हो जाएगी, देखो चाल कीट की ज़्यादा होगी क्योंकि कीट इससे तेज भाग रही है, कीट आगे निकल जा रही है, तो कीट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो देखो S1 ले लेते हैं कीट की, और S2 ले लेते हैं केंचुए की, तो ये हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। तो देखो इसे 18 सेंटीमीटर चलने से कितनी चाल से, S1 माइनस S2, कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड में पार कर ले रही है, 6 सेकंड में यही है, बराबर 6। बस सिंपल। देखो कछुए की चाल है हमारे पास कितनी, 4, इसकी जगह 4 रख दो तो हमें कीट की स्पीड आ जाएगी, कीट की चाल निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 18। देखो 3 से 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, कैंसिल आउट कर लो, 3 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, S3 इज इक्वल्स टू S1 हमें निकालना था, S2 कितना है, कछुआ 4 माइनस 4, तो देखो 4 इधर प्लस में आएगा, S1 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ये ऑप्शन। 4 ये माइनस का इस तरफ जाएगा ना, देखो S1 क्या थी, इसकी ले लेते हैं S1, ये है सॉरी ये S2 है, अर्थ फॉर्म की कैचुए की। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है, तो राशि कितनी होगी। देखो एक बार साधारण ब्याज,
सिंपल इंटरेस्ट, और एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों तरफ 5% की दर है, यहाँ भी 5% की दर है। और टाइम कितना है? 2 साल, 2 ईयर। दोनों में टाइम कितना है? 2 ईयर। देखो जो अंतर है वो कितना है? 25 रुपये है। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ों को आपको डायरेक्टली बताई है, इन्हें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अंतर कितना आएगा? 0.25%। की वैल्यू कितनी है? 25। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली ये, अगर वो चीज़ें आपको याद हो पहले से जो मैंने बताई हैं। देखो, सा, चक्र साधारण ब्याज, बस परसेंटेज में बात कर लो आप। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5%। 1 साल का है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। 2 साल का 10% हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 5%। चक्रवृद्धि ब्याज है 5%। ठीक है, तो देखो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली बताया, आप ये लगा सकते हो x+y बटे 100, ये लगा सकते हो ना। तो देखो x की जगह कितना रख दो? 5, y की जगह कितना रख दो? 5। तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, और 25/100 25.25, तो कितना आ जाएगा? 10.25। कितने प्रतिशत? ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है भाई, 10.25% आ जाएगा। और देखो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से? 0.25%, 0.25%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। ये कैंसिल आउट करोगे 25% से, ये 0.25 है, तो कितना हो जाएगी? 1% की वैल्यू 100। 100% की निकाल लो, कितनी हो जाएगी? एक तो कितनी हो जाएगी? 10,000। ऑप्शन नहीं, सॉरी, ये 2500 नहीं होगा भाई, हाँ सॉरी, थोड़ी सी यहाँ गलती होगी, ये 10,000 होगा। मैंने, सॉरी सॉरी। देखो भाई, आप डायरेक्टली अगर ये चीज़ आपको पता हो, देखो 2 साल का अगर 5% के साधारण ब्याज की दर से है, तो कितना हो जाएगा? 2 साल का 10%। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा? 10.25%। तो देखो 0.25% की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। 100% की हो जाएगी 10,000। ये थोड़ी सी गलती होगी, यानी ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो इतना कुछ करने की आपको, बस ये सब चीज़ें आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो भाई, दोनों की दर कितनी है? 5-5%। 5-5% दोनों की दर है। देखो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10% 2 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? देखो 5-5-10, 5 × 5 25/100, कितना हो जाएगा? 10.25। तो देखो अंतर कितना आएगा परसेंटेज के हिसाब से? 0.25। 0.25 की वैल्यू कितनी है? 25। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। 100% की 10,000। 10 10,000। ठीक है, बस इतना सा था इसका कैलकुलेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास का एक कटोरा अर्धगोलाकार कटोरा एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। ठीक है, इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में भरना है। तो इस कटोरे को खाली करने के लिए ऐसे कितनी बोतलें आवश्यक होंगी? देखो क्वेश्चन समझ आया? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सारे। ठीक है, देखो एक अर्धगोला है कोई बड़ा सा। ठीक है, ऐसा होगा अर्धगोला, ये हो जाएगा भाई अर्धगोला। ठीक है, इस अर्धगोले में कुछ भरा हुआ है लिक्विड, कुछ भी इस तरह। ठीक है, इसे छोटी छोटी सिलेंड्रिकल बोतल में, बेलनाकार बोतल में भरा गया। ऐसी छोटी छोटी कई सारी बोतलों में भरा गया। ठीक है, देखो अर्धगोले की जो त्रिज्या है, इंटरनल डायमीटर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये कितना दिया हुआ है हमें? 36। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 18। 18। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 18। अगर व्यास 36 है तो त्रिज्या हो जाएगी 18। ठीक है, जो ये सिलेंडर है, ये बेलन आकार जो बोतल है, इनकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। देखो इनकी रेडियस कितनी है यहाँ से? त्रिज्या 3, और इनकी हाइट कितनी है? हाइट है 12। ठीक है, इस लिक्विड को निकाल के इनमें भरा जाना है। ठीक है, तो देखो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा, वो इसके आयतन के बराबर होगा। वॉल्यूम, बस वॉल्यूम इक्वल रख दो। देखो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? देखो जो पूरी बॉल का, गोले का कितना होता है? 4/3 πr क्यूब। ये आधा है, आधे का कितना हो जाएगा? 2/3 πr क्यूब। यही हो जाएगा फॉर्मूला। और इस तरफ कितना आ जाएगा इनका? देखो कितने निकालने हैं, देखो इसका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन πr²h, πr²h। ठीक है, इसको r1 ले लो यहाँ से। ठीक है, πr²h। तो देखो कितने भरे जाएंगे? n लगा दो, इतने भरे जाएंगे n × n, क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसका आयतन इनके आयतन के बराबर होगा।
वॉल्यूम, ठीक है। तो आगे बस n लगा दो, इतने नंबर ऑफ बोतल चाहिए हमें इसे इस वॉल्यूम को भरने के लिए, इतने लिक्विड को। देखो क्या रख दो कैलकुलेशन में, सीधी चीजें देखो, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, पाई से पाई कट जाएगा पूरा, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 18 18 गुना 18 बराबर n इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 3, 3 या 9, 9 हो जाएगा। हाइट कितनी है 12, ठीक है। n निकालना है तो देखो 9 से काट लो, कितनी बार जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, यही हो जाएगा। 12 इस तरफ नीचे आएगा, कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 18 इंटू, यही है। अपॉन में नीचे 12 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 12 गुना 3 बराबर n आ जाएगा। देखो 18 दूनी 36, 12 या 36 कैंसिल आउट हो गया, 18 दूनी 36 आ गया आपका आंसर। 36 बोतलें चाहिए होंगी हमें इसे, जो इसमें भरा हुआ लिक्विड है उसे खाली करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी 36। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रम से 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, और ए को खोला जाता है। पाइप ए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? कर लो एक बार, सारे क्वेश्चन देख लो, ठीक है। देखो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो 3 पाइप है, एक ए है, एक बी है और एक सी, ठीक है। ए और बी देखो दोनों खाली करने वाले हैं, ए और बी दोनों खाली करने वाले हैं, यहाँ आप लगा लो माइनस, ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला, और सी भरने वाला है, ठीक है। ए कितने समय में खाली कर देता है? 36 घंटे में, 36 मिनट में सॉरी, और बी 45 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। और सी 15 मिनट में भर सकता है, सी 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। क्लियर है ये सब? अब देखो इन तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इनका 180, 180 आ जाएगा एलसीएम 180। देखो एलसीएम लेने का भी तरीका देखो, मैंने आपको बताया पहले भी, देखो सबसे बड़ी संख्या ले लो आप 45, 45 में क्या आ जाएगा 5 × 9, ठीक है। 5 और 9 तो 9 तो आ गया, देखो 15 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 5 भी और 3 भी है, 15 में 5 और 3 होते हैं, 45 आ गया, 5 और 9, और देखो 36 का क्या बचा 4, तो गुणा 4, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 180। डायरेक्टली आप इस तरह एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ले लो और जिस जिसकी कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दो बस, तो एलसीएम आ गया कितना 180। अब देखो भाई इसका, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से 180/36 कितनी 5, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी, बी की आ जाएगी यहाँ से 180/45 4, और इसकी कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। 180/15 12 हो जाएगी। क्लियर इतना? अब देखो बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए, देखो एक साथ कितना काम करेंगे, देखो बी प्लस 12 है, सॉरी सी प्लस 12 है, बी -4 है, तो देखो 12 भरेगा और 4 खाली होगा, 1 मिनट में कितना काम होगा 8, 8 लीटर भरेगा, 15 मिनट में कितना भर जाएगा 8 × 15 कितना हो जाएगा 120, 120 भर गया टैंक, जो भी है, जो भी टैंक है, टंकी है 120 यूनिट वो भर चुकी है, ठीक है। अब इसे खाली करने के लिए और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, देखो इन दोनों को कर दिया बंद, 120 भर गई, फिर इन दोनों को कर दिया बंद, बी और सी को, और ए को खोला जाता है। ये टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? देखो 120 भरी हुई है, खाली किसे करनी है? ए को। ए की कितनी थी एफिशिएंसी 5, 120/5 कितना आ जाएगा 24, डी ऑप्शन हो जाएगा इजी। तो 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी पूरी तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 95 की राशि 105 हो जाती है, ठीक है। 5 वर्षों में समान ब्याज की दर से 171 की राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? चलो देख लो भाई सारे। देखो पैसे कितने हैं, देखो 95, 3 वर्ष में कितने हो गए 105, 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 10, 10 यूनिट 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 1 ईयर का 10/3, यही हो जाएगा 1 साल का ब्याज। तो रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से, दर R% आ जाएगा हमारे पास
ब्याज कितना मिल रहा है 3/10, 10/3 गुना 100, ये आ जाएगा रेट। रेट आ जाएगा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 10/3 गुना 95 गुना 100, ठीक है, यही आ जाएगी रेट हमारे पास। अब देखो हमें निकालने क्या है कि समान ब्याज की दर पर कोई राशि 171 की राशि कितनी हो जाएगी 5 वर्षों में। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, देखो कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट जो होता है राशि वो हो जाती है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, कितना हो जाएगा P गुना R गुना T/100, राशि इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कितना है प्रिंसिपल 171, 171 प्लस 171, रेट कितनी है, रेट की जगह आप ये रख दो, कितना हो जाएगा 10 गुना 100। देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चीजें कट जाएंगी, 10 गुना 100/3 गुना 95, ठीक है। टाइम कितना है 5 साल, और देखो बटे 100, ठीक है। बस आपको ये कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 19 से कितनी बार कटेगा ये, 19 से 5 बार, 19 से 9 बार, ठीक है। 5 से पूरा 5 कैंसिल आउट हो गया, और देखो 3 से 3 बार, तो कितना हो जाएगा 171, 171 प्लस बचेगा 10 और 3 बचे, दोनों 10 और 3, 171 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा 201 आंसर, ठीक है 201। देखो ये ऐसा नहीं कि आप इन्हें कैलकुलेट करो फिर यहाँ से देखो सब चीज़ें कट गई, तो ऐसे ही छोड़ दो रेट को, बस रेट को रेट की जगह रख दो, इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी, यहाँ ए मिसिंग है यहाँ भाई, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर 1848 कमा लेते हैं, सी के हिस्सा कितना रुपए होगा। देखो इस तरह के मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही कराए हैं, जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा, कोई कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा, कोई ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो पैसा दक्षता के एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगा, मतलब है ना कि जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। देखो ए किसी काम को ए 6 दिन में और बी 8 दिन में, यही है, ए 6 दिन में और बी 8 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में 3 दिन में। देखो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ जाएगी इसकी 4, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 6, 1 मिनट, इसकी 8 आएगी, सॉरी लास्ट वाले की 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितना आएगा 8, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो इन दोनों की कितनी है, ए की यहाँ 4 है, बी की कितनी है 3, तो सी की कितनी हो जाएगी 1, तीनों की तभी तो 8 होगी, सी की कितनी हो जाएगी 1। तो देखो टोटल पैसे कितने मिले इसे 1848, टोटल मिले इन्हें 1848, काम करने के 1848 रुपये मिले, इसमें से सी को कितने मिलेंगे, कितना हिस्सा मिलेगा, देखो 1/8, सी को 8 में से 1 हिस्सा मिलेगा, सी एक काम कर रहा है 8 में से, तो कितना मिलेगा सी को मिलेगा 1848 का 1/8, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 231, सी को बस इसमें से 231 पैसे रुपये मिलेंगे, ठीक है, इजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा भाई, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, यूनिट जो होगी वॉल्यूम की वो मैंने बताया आपको क्यूबिक मीटर होगी या क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। देखो क्वेश्चन क्लियर है सभी को। देखो देखो एक शंकु है, शंकु इस तरह का हो जाएगा, कौन ये हो जाएगा शंकु, ठीक है। इसका जो बेस का जो व्यास है डायमीटर है, डायमीटर कितना है 42, डायमीटर है इसका 42 बेस का, तो देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21, इसके आधी त्रिज्या हो जाएगी इसकी 21, ठीक है। ये हाइट है, ये हाइट हो जाएगी। देखो इसका दिया हुआ क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का ये एल है, ये एच मान लो, ये स्लैंट हाइट और ये हाइट। देखो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वक्र पृष्ठ वो कितना दिया हुआ है 2310। देखो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का, पाई आर एल, यही होता है फॉर्मूला। तो देखो कितना हो जाएगा पाई आर
आर कितना है 21 गुना एल, ये कितना है 2300। ठीक है, यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी ये वाली एल, स्लैंट हाइट एल मिल जाएगी। तो देखो कितनी आ जाएगी एल, देखो पाई से पाई को कर लो आप 22/7 गुना 21 गुना एल बराबर 2310। ठीक है, देखो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 से 3 बार। ठीक है, 7 से 3 बार कट गया। देखो ये से कैलकुलेट कर लो आप, 22 से 3 से काट लो, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 7 21, 3 7 21 0। ठीक है, फिर 11 से काट लो कितनी बार, 11 दूनी 22, 11 7 77। देखो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ से 70/2, कितना हो जाएगा 35। एल आ गया हमारे पास 35। देखो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसे होगी, आपको मिस थोड़ी सी समझ नहीं आ रही हो चाहे काटने के लिए, डायरेक्टली काट लो आप। देखो कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 21 गुना एल बराबर 2310। 2310। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है। देखो 7 या 21 और ये सारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से एल आ जाएगी आपकी 35 डायरेक्टली। देखो इसे 22 से काट लो डायरेक्टली, और फिर 3 से भी काट लो। ठीक है, 22 से 135 बार चला जाएगा, फिर 3 से फिर 35। ठीक है, ये क्लियर है। तो एल आ गई हमारे पास 35 और एच ये रेडियस आ गई 21। देखो ये जो जो बनता है ट्रिपलेट, अगर सबको याद हो, अगर भाई तुम्हें ट्रिपलेट याद हो, तो ये ट्रिपलेट बनता है 21 28 35 का। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ से, हाइट और ये एल, एल कितनी है, ये 35 है, और ये कितनी है, ये 21 है। ये यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका फॉर्मूला आपको पता हो तो कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ट्रिपलेट याद हो तो यहाँ से एच कितनी आ जाएगी, 28। एच आ जाएगी यहाँ से 28, ये हाइट 28 आ जाएगी। ट्रिपलेट आप बेसिक बेसिक से ट्रिपलेट याद कर लो, ये ट्रिपलेट बनता है 28 21 और 35 का। ठीक है, ये आप कैलकुलेट भी कर लो। देखो स्क्वायर स्क्वायर से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये, पर आपको अगर ट्रिपलेट डायरेक्टली याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़े बहुत आप 5-6 ट्रिपलेट भी याद कर लो तो वही आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हाइट आ गई हमारी 28, निकालना क्या है हमें, तो इसका आयतन, आयतन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7, 22/7। आर कितना है, आर है 21 और हाइट कितनी है, आर स्क्वायर 21 गुना हाइट कितनी है, हाइट है 28। ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो कैलकुलेट कर लो, 7 या 21, 21 से 21 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 गुना 21 गुना 28। देखो यहाँ कैलकुलेट करने की बजाय सबके यूनिट डिजिट चेक कर लो, कितना हो जाएगा 8 × 8 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट 6, बी ऑप्शन। देखो ऐसा नहीं आप यहाँ इसके बाद भी आप चीज़ों को कैलकुलेट करो, फिर लगता है आपको कि एग्जाम कैलकुलेटिव था, पर यहाँ से आप डायरेक्ट इकाई का अंक चेक कर लो, यूनिट डिजिट 8 × 8 8 दूनी 16। अगर यूनिट डिजिट 2 फंसते तो फिर आप डिजिटल सम लगा लेते, अगर डिजिटल सम से भी दिक्कत होती फिर आप मल्टीपल चेक कर लेते, पर ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ठीक है, यहाँ से तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नकद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। ठीक है, यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 रुपये नकद भुगतान करके खरीदा तो वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या था। देखो भाई 40 और 10 दो सक्सेसिव छूट दी गई, मैंने आपको इसको भी, इसमें आप x+y वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा, उसे जो छूट देगा वो देगा 46 का, तो 54 में बेचेगा, 54 की वैल्यू है 27, तो 1/2, देखो 5000 आ जाएगा। देखो मैं आपको और कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो या तो आप ऐसे कर लो, देखो 10% की छूट मतलब 10 से 9 में, ठीक है, और 40% की छूट मतलब कितनी हो जाएगी, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 कितनी हो जाएगी, 5 से 3 में। ठीक है, 2 की छूट देगा तो 5 से 3 में, तो इधर कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50 और 9 × 3 = 27। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, इतने में बेची, 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2700, 27 यूनिट की, इतने में बेचेगा, अगर इतने की चीज़ है तो इतने में बेचेगा, यही है। तो 27 की वैल्यू कितनी है, 2700। देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, 100, सॉरी, देखो 50 की कितनी हो जाएगी, 50 की निकालनी है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50,000, सॉरी 5000, 50 × 100 5000, ये ऑप्शन। ये आप ये सब डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो एक और मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया, x+y वाला। देखो ये तो बेसिक सा था, इसमें तो ये भी लगा सकते थे आप, वरना आप सीधे डायरेक्टली 5000। देखो x+y ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, x+y प्लस XY/100। देखो छूट दे रही है तो दोनों में माइनस 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 ऐसे आएगा,
तो देखो कितना आ जाएगा, -40 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 400/100 यही आएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 50 - 4 कितना हो जाएगा, 46। तो उसे 46% की छूट दी, तो कितने में बेचेगा, 54% में। तो देखो 54% की वैल्यू कितनी है, 2700। देखो यहाँ से 100% की निकाल लो, 54% किसकी वैल्यू है, 2700। तो 100% की कैसी हो जाएगी, 2700/54 गुणा 100। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5000 यहाँ से भी। देखो ये तो डाटा इजी था, तो उस तरह से भी आसान रहा, पर ये सब चीज़ें भी आप याद रखना, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी वस्तु को 1035 में बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 922.5 में बेचा जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देख लो एक बार क्वेश्चन, सारे क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो भाई, कोई वस्तु है, ये इसका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। इसे एक बार बेचा गया किस में, 1035 में, और एक बार बेचा गया किस में, 922। ठीक है, क्लियर है? किसी वस्तु को 1035 में बेचकर 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो, अरे ये तो इजी है। देखो भाई, 15% लाभ पर बेचा मतलब 100 की चीज 115 में बेची। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली 1035। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा क्रिया मूल्य 1035/115। ठीक है, ये सब चीज़ें हटा दो यहाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका क्रिया मूल्य, ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 23 से काट लो, 23 का बाद में, और 23 पंजे 115। 23 से 5 बार, 5 से फिर कट जाएगा कितनी बार, 5 से 9 बार। तो देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 900। 900 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब देखो 900 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 922 में। 900 की चीज़ को, कोई 900 की चीज़ है, उसे कितने में बेच रहा है, 922.5 इतने में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट होगा, देखो एक तो प्रॉफिट होगा, तो देखो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गए आपके, सॉरी प्रॉफिट होगा, ये ऑप्शन नहीं, बाकी लॉस वाले ऑप्शन कटेंगे। एक मिनट, तो देखो लॉस वाले ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए आपके डायरेक्टली, लॉस तो होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 900 की चीज़ को 922 में बेच रहा है। अब देखो 22.5 में बेच रहा है, देखो लगभग लगभग अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ तो देखो 12% तो होगा नहीं। अगर 900 का 12% भी लगाएं तो कितना हो जाएगा, 136। अगर 900 का 12% भी लगाए कितना हो जाएगा, 108, सॉरी 12 नहीं, 108। तो देखो कितने का फायदा हो रहा है, बस प्लस 22.5 का। तो ये आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे यहाँ से, 2.5% गेन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप यहाँ से भी अब कैलकुलेट करने लग जाओ कि 22 देखो ऐसे इस तरह से करो आप, 22/5/900 गुणा 100। ये सी देखो, ये 0 से 0 काट लो, कितना जाएगा, लगभग लगभग 2 से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा आएगा। तो ऐसा नहीं आप पूरा ही कैलकुलेट निकालो 2.5, आप डायरेक्टली अंदाजा भी लगा सकते हो, 2.5% के आसपास होगा लगभग। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन, ये थोड़ी कैलकुलेशन की थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स है, मैं आपको हर रोज ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये सब चीज़ें। देखो ऑप्शन को आप ज़रूर देखें लास्ट स्टेप पे जाने से पहले, कैलकुलेट करने से पहले। देखो अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 24 लड़कियों का औसत मासिक जेब खर्च 275 है, जबकि 16 लड़कों का औसत मासिक जेब खर्च 325 रुपये है। पूरी कक्षा का औसत मासिक जेब खर्च ज्ञात करें। देखो इसमें, इसे आप या तो एलिगेशन से भी कर सकते हो, पूरी कक्षा का औसत निकालना है, बीच में औसत रख दो, साइड में रेशियो रख दो, ऊपर नीचे दोनों संख्या रख दो। या देखो आप, एक और बेसिक तरीका है इसका, देखो 24 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, देखो, और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 16। ठीक है, और देखो इधर कितने हैं, इनका औसत कितना है, 275, और इनका औसत कितना है, 325। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो सभी का औसत निकालना है। तो देखो औसत निकालने के लिए इसकी एक्चुअल नंबर की जरूरत नहीं है, आप इनका रेशो ले लो, आप इनका रेशो ले लो, 8 दूनी 16, 8 या 24। ठीक है, तो देखो या तो ऐसे कर लो, या तो इस तरह से कर लो आप, 275, सबका योग कितना हो जाएगा, 275 इंटू 3 प्लस 325 इंटू 2/5। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, बेसिक तरीका। या देखो आप इस तरह कर लो, डेविएशन मैंने आपको बताया है एक और तरीका, आप मान लो सभी का औसत 275 है, ठीक है, प्लस डेविएशन
देखो यहाँ कितने का चेंज है, 275 माना तो 275, देखो ये कितना ज्यादा है इससे, 50 ज्यादा है। 50 कितने पे ज्यादा, 2 पे, तो कितना हो जाएगा टोटल 50 गुना 2, तो कितने में बढ़ जाएगा ये दोनों, 5 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20, 275 प्लस 20 कितना आ जाएगा 295। इजी, देखो ये उससे बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। डेविएशन देखो कितना 275 मान लो आप एवरेज, देखो 275 यहाँ तो कितना है 275, ये यहाँ कितना और फालतू है 50, ये 50 यूनिट फालतू है कितने पे, दो दो लोगों पे 50 यूनिट फालतू है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 100, 100 ये किस में बढ़ जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा, 3 2 5, तो 5 में बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 275 प्लस 20 295। बेसिक तरीका वो आपको सब आते ही होंगे जो पहले हैं, ठीक है। देखो 16th क्वेश्चन, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है और उनके परिमापों का योग 180 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्षेत्रफल, देखो ऑप्शन देखो सारे स्क्वायर हैं, स्क्वायर का क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होगा वर्ग का। देखो दो वर्गों की भुजाएं, देखो एक ये वर्ग हो गया और दूसरा ये वर्ग हो गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये दो वर्ग हो गए। देखो इसकी इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है रेशो है 2:3, या आप इस तरह ले लो 2x और इसकी कितनी है 3x, यही है। देखो परिमाप, दोनों के परिमाप का योग कितना है 180, 180 है दोनों के परिमाप का योग, तो देखो अगर परिमाप निकाले तो कितने आ जाएंगे 2x 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 कितना हो जाएगी 8x, और इधर कितनी हो जाएगी 12x, ये कितना है आपके पास 180, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो कितना हो जाएगा 20x कितना आ जाएगा 180, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 9, ठीक है, x आ गया 9, तो देखो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, एक की साइड आ जाएगी 18 और एक की साइड आ जाएगी 27, एक की हो जाएगी 9 गुना 2 18 और इसकी कितनी आ जाएगी 27, तो देखो बड़े वाले का क्षेत्रफल पूछा है कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729, ठीक है, क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, A loan has to be returned in 2 equal yearly installment each of Rs 44,100, ठीक है। If the rate of interest is 5% compounded annually then total interest paid is, किसी ऋण को 44,100 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, हमें ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना भुगतान किया गया, ठीक है भाई। देखो 5% की रेट की दर है तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/20, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी पहले साल हो जाएगी 20 से 21, ये हो गया। अब दूसरे साल की बात करें तो चक्रवृद्धि में क्या होता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ये चीज कितनी हो जाएगी इसका स्क्वायर 441, वो पैसा इतना हो जाएगा दूसरे साल के अंत में, ठीक है। दोनों किस्तें बराबर हैं, दोनों किस्तें बराबर हैं, तो बराबर किस्तें हैं तो देखो किस्तों को बराबर कर लो, देखो ये इंस्टॉलमेंट है किस्तें बराबर, देखो यहाँ भी 21 से गुणा कर लोगे बराबर करने के लिए, दोनों किस्तें बराबर करनी है तो इधर भी 21 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा ये? तो देखो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 ही हो जाएगा यहाँ 420, देखो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 420 आपका, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा ये 441, ठीक है। ये आप इस तरह लिख लो, नीचे थोड़ा सा मैं और क्लियर करके लिख देता हूँ। देखो पहले साल था 20 से 21, दूसरे साल था 400 से, दूसरे साल का था 400 से 441, देखो इक्वल करना है इसे 20 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 से, सॉरी 21 से, दोनों में किसी किसी गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा ये 42 400, यार 21 यहाँ गुणा 21, तो इधर कितना हो जाएगा 441 और ये कितना हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा 420, ठीक है भाई। तो 420 से 441, देखो पहले पैसे कितने उधार लिए होंगे उसने 820, दोनों को ऐड कर लो 820, इतने पैसे लिए होंगे उसने उधार, और किस्त कितने दी, देखो दो 441 की दो किस्त दी, तो कितनी दी टोटल 2 8 8 882, ठीक है। देखो किस्त की देखो कितनी वैल्यू दे रखी है इसने, एक किस्त की वैल्यू कितनी है आपके पास 44,100, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 100, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 441 की कितनी है 41,100, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 100, देखो कितने का ब्याज दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितने का ब्याज दे रहा है 62 का,
62 यूनिट का, 62 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 इंटू 100, 6200 रुपये, इतने का वो ब्याज देगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये तो। देखो किस्त, पहले किस्त इक्वल कर लो। देखो किस्त दी हुई है हमें कितने की, 44,100 की, और देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। देखो ब्याज कितने का दे रहा है, 62 यूनिट का, 62 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 62 गुना 100, 6200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा इसी वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि के 2 गुना के बराबर है होता है। ठीक है, 15% लाभ के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ लो सारे एक बार, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो लो एक बार सारे। देखो ये उसका कोई क्रिया मूल्य है। ठीक है, एक बार उसे बेचा कितने में, 870, एक बार उसे बेचा 870 में, और फिर दूसरी बार कितने में बेचा उसे, 450। ठीक है, एक बार 870 में बेचा और एक बार 450 में बेचा। तो देखो जब सुलेखा वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा इसी वस्तु को RS 450 में बेचने पर हुई हानि के 2 गुना है। देखो अगर यहाँ एक्स लॉस हुआ, यहाँ एक्स यूनिट का लॉस हुआ, तो यहाँ फायदा कितना आ जाएगा, 2x, दोगुना। यही है ना भाई, अगर यहाँ लॉस x यूनिट का हुआ, वहां फायदा कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, यहाँ 2x का फायदा हो जाएगा। और देखो इधर डिफरेंस कितना है इन दोनों का, देखो यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ फायदा हो रहा है, तो देखो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। डिफरेंस लेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। और इस तरफ कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर, अगर इसमें से अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, 0 2 4, 420। अगर यहाँ अंतर लेंगे 870 में से 450 घटाएंगे तो 420, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की आ जाएगी 140। ठीक है, तो देखो यहाँ 140 का घाटा हो रहा था, तो उसका क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, इसमें 450 में 140 जोड़ दो, या इसमें से 280 घटा दो, इसमें से एक ही बात है। तो 450 में 140 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 450, प्लस एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 140 का घाटा हो रहा था, प्लस 140, तो कितना हो जाएगा इसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस 095, 590। ठीक है, 590 उसका क्रिया मूल्य आ गया। अब देखो उसे बेचना कितने पे है, उसे बेचना है 15% लाभ पे। 15% के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 15% लाभ के लिए। तो देखो कितने में बेचना चाहिए, 590 की चीज को अगर 15% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेंगे हम, गुणा 115/100, यही हो जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, देखो पॉइंट के बाद एक तो पॉइंट पॉइंट आएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी, तो देखो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, देखो कैंसिल आउट कर लो, देखो या तो या मल्टीप्लाई कर लो, या आप यहाँ से भाई डिजिटल सम भी निकाल सकते हो। देखो अगर कैलकुलेट नहीं करना हो आपको, देखो नीचे तो एक ही बन रहा है, डिजिटल सम निकाल लो। देखो इनका कितना बन जाएगा, 5 6 और 1 7, और गुणा इधर कितना बन जाएगा, 9 और 5 14, 5 तो 7 5 35, तो 8 आएगा डिजिटल सम। अगर अंक का योग देख लो, जो भी इन दोनों में से ऑप्शन होगा उसका अंक का योग कितना हो जाएगा, 8। देखो देख लो आप, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 का कितना बनेगा, 24 का कितना बनेगा, 6। तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, इसका चेक कर लो नीचे वाले का, 7 6 13, 13 और 8 21, और 5 21, एक मिनट, हाँ 21 और 5 26, देखो 26 बनेगा 21 और 5, तो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 8, 6 और 2 8, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये। यहाँ से आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, डिजिटल सम लगा दो यहाँ आप, तो बच जाएगी ये कैलकुलेशन आपकी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से 40% प्रश्न सही उत्तर दिए। परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। क्वेश्चन समझ आया भाई सभी को। ठीक है, देख लो सारे क्वेश्चन। देखो 20 प्रश्न है, उसे नंबर कितने लाने हैं, 59.5%, मतलब अगर 200 का, सॉरी 200 क्वेश्चन है, 200 का 59.5% निकाले कितना आ जाएगा, 59.5% निकाले अगर 200 का, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 120 119, मतलब 119 क्वेश्चन उसे सही करने होंगे। क्लियर है,
इतने नंबर लाने हैं उसे 59.5%, तो 120 क्वेश्चन सही, 119 क्वेश्चन सॉरी उसके सही होने चाहिए 200 में से। अब देखो पहले 70 प्रश्नों में से, पहले जो 70 क्वेश्चन है इसमें से उसने 40% सही किए, मतलब कितने कर लेगा, 28 क्वेश्चन सही, 28 क्वेश्चन सही कर लेगा 70 में से, बाकी कितने बचे 130, 130 में से उसे कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए जो टोटल 119 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 119 माइनस 28, कितना जाएगा 1 और 9 91, इसमें से 130 में से उसे 91 क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि उसके टोटल 119 क्वेश्चन सही हो जाए, यही है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखो कितने परसेंटेज में आ जाएंगे, देखो 91 सही करने हैं किसमें से, 130 में से, परसेंटेज में कर लो इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 0 0 13 7 91 70%। तो उसे बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से कितने 70% क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि उसे पूरे पर्सन कितने हो जाए सही, 59.5% हो जाए। ठीक है, बेसिक था। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 6045 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि ए के हिस्से ए का हिस्सा 10 कम हो जाता है, बी का हिस्सा 15 कम हो जाता है और सी का हिस्सा 20 कम हो जाता है, तो उनके हिस्से 5:4:3 के अनुपात में होंगे। बी का मूल हिस्सा क्या होगा, बी का मूल हिस्सा कितना होगा। देखो 3 लोग हैं, ए है, बी और तीसरा है सी, ये 3 लोग हैं। ठीक है, देखो ए के हिस्से में से कितने की कमी की, ए के हिस्से में की कमी 10 की, बी के में की कमी 15 की और सी के में की कमी 20 की। तो देखो इतने इतने सबके हिस्से में से कम कर दिए गए, तो देखो टोटल पैसे यहाँ कितने थे हमें, पहले पहले कितने थे पैसे 6045, 6045 पहले इतने थे पैसे 6045। ठीक है, अब घट के कितने हो जाएंगे, देखो कितने घट गए सब में से, 15 10 25 और 20 45, 45 घट गए, तो अब कितने बचेंगे भाई, अब बचेंगे 6000, 6000 बचे। अब देखो अब का जो अनुपात है इनका अनुपात कितना है, 5:4:3, 5:4:3, यही है। तो देखो यहाँ अब का रेशो उनका ही है, टोटल कितना है 6000, देखो 5 4 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6000, देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ठीक है, अगर 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें से घटा दो, इतने इतने घटे इसमें से भी इतने घटा दो, तो अब पैसे कितने बचे 6000, उसे इस अनुपात में बांट दिया गया, तो देखो कितने कितने पैसे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे 2500, ए पे आ जाएंगे 2500, इधर आ जाएंगे 2000 और इधर कितने आ जाएंगे 1500। ठीक है, ये इनके पास अब वर्तमान में इनके पास इतने पैसे होंगे, सबके पैसे घटा के कम कर करके। देखो पूछा क्या है, बी का मूल हिस्सा, देखो बी का मूल हिस्सा कितना हो जाएगा, देखो अब उसके पास कितने हैं 2000, उसके 1500 काट लिए गए थे, तो पहले कितने हो जाएंगे मूल हिस्सा 2015, डी ऑप्शन 2015। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में आपसे। थैंक यू वेरी मच।